जी, सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर नमस्कार। जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है। आप सभी को पता है कि आज का जो दिन है वो विश्व धम्म ध्वज दिवस के नाम से जाना जाता है। और ये बात मैं भारत की नहीं करूँगा, पूरे वर्ल्ड की बात करूँगा, पूरे विश्व की बात करूँगा। पूरे विश्व में धम्म ध्वज दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है, आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग को पता है इस बात का कि इस पूरे वर्ल्ड में अगर वास्तविक ज्ञान की बात हम करें तो वो देने वाले हमारे परम पूजनीय तथागत गौतम बुद्ध के नियम और कानून पे पूरा विश्व जो है वो संचालित होता है, और जिसे ही सनातन धर्म का नाम दिया गया है। साथियों, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तमाम सारे नेता आपके देश के अंदर हैं, और जनरली हम आप ये चर्चा करते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि हमें जो है राजनीति अगर करनी है तो धर्म की बात नहीं करनी है, धर्म की बात अगर करनी है तो राजनीति नहीं करनी है, एंड सो ऑन। साथियों, राजनीति अगर होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए ही होती है, मैं आपको बता दूं। और धर्म की वास्तविक परिभाषा को हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है। और जब तक इस देश में हम आप धर्म की वास्तविक परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम अपने नशे में तो चुप रह सकते हैं, लेकिन भारत देश का ना तो कल्याण हो सकता है और ना उद्धार हो सकता है, ना भारत देश सुखी और संपन्न बन सकता है, अर्थात सोने की चिड़िया बन सकता है। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस धम्म ध्वज की बात हम कर रहे हैं वह 5 सीलों से लैस है। और 5 सीलों में 5 अगर बात करें, परिवर्तित हो रहा है लगातार। जो पुरानी तरीके की राजनीति करने वाले आपके देश में कर रहे हैं, किसकी राजनीति? झूठ का, आडंबरों का, पाखंडों का। उनसे देश का कल्याण नहीं होने वाला, उससे देश का भविष्य नहीं बनने वाला है। मेरा सभी देश की सम्मानित युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं एवं बहनों से हाथ जोड़ करके विनम्र अपील है कि जो परिवर्तन है वो कहीं बाहर से आयात होकर के नहीं आती है। हमें और आपको ही परिवर्तन का मुख्य कारण बनना पड़ेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से हमारा देश किसी भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे वर्ग, समुदाय, ऐसे विचारधारा के नेतृत्व में नहीं आया है कि वास्तव में वो भारत देश का दिल से उद्धार करना चाहे। जितने भी लोग अभी तक आए हैं आज़ादी के बाद से, ये सब के सब शोषणकारी नीतियों वाले लोग रहे हैं, और जिन्होंने लगातार अंग्रेजों के जाने के बाद भी आपके देश का कंटिन्यूअसली शोषण और बलात्कार करते आ रहे हैं। इसलिए भारत देश की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वास्तविकता को डिनाई करते हैं, वास्तविकता को नहीं मानते हैं, वास्तविकता को हम पब्लिक प्लेस पे लाना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सबके अपने अपने विचार हैं। तमाम लोगों को आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि भैया अपनी अपनी मर्जी, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, हमारी जो मर्जी वो करें। मतलब हम एक देश के अंदर रहते हैं, और उस देश के अंदर अगर 140 करोड़ जनता है, तो उस देश में 140 करोड़ विचारधाराएं काम करेंगी, तो वास्तव में आपके देश का टूटना तो तय है। तो मैं इस भारत देश की अगर परिस्थिति की मैं बात करूं, तो इस देश की परिस्थिति का
हमारे पास अगर विकल्प भी नहीं होता है तो हम ना तो कभी विकल्प बनाते हैं, ना विकल्प बनाने के लिए सोचते हैं और ना उस पर काम करते हैं। जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो उन्हीं गलत सिलेक्शन की वजह से कंटिन्यूअसली हम विपरीत परिस्थिति में जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत देश के अंदर, जैसे अभी बात हम करेंगे स्वर्णिम युग की, अशोका राज की। अशोका राज का जो मतलब है वो भारत देश को पूर्णतः सुखी और संपन्न बनाने की है, भारत की जीडीपी को 50% पहुंचाने की है। लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इस देश की जीडीपी को 50% पहुंचा पाना ये मोदी, योगी एंड अन्य किसी ढोंगी के तौर तरीकों से या उनकी विचारधारा से या उनकी कार्यशैली से ये संभव नहीं है। शासन करना धनानंद की तरह एक अलग बात है, आम जनता को बेवकूफ़ बनाना एक अलग बात है, लेकिन सम्राट अशोक बनना ये बहुत बड़ी महानता की बात है। तो साथियों, आपके बीच में बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आई हुई है और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जो है वो एक ऐसा विकल्प लेकर के आई है जो भारत देश को स्वर्णिम भारत में परिवर्तित करने के लिए अग्रसर है। बीआरपी पार्टी की अगर बात करें उससे पहले हम आज के थोड़ा समस्याओं पर फोकस करना चाहेंगे जो वर्तमान में अभी चल रही हैं। साथियों, अभी हाल की घटना है, आप सबको पता है, बदायूं का मैटर है। बदायूं में एक महिला के साथ एक पुजारी बड़ी ही अभद्रता से रेप करता है, मार डालता है और न जाने कितनी घटनाएं। बड़ा दुख होता, बड़ा दर्द होता सोच करके कि ये हमारे देश को क्या हो गया है, और उसका भी कारण है। और मैं एक महिला की क्या बात करूं, न जाने डेली कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन जो चीज़ फोकस में आ जाती है उन्हीं चीज़ों को हम और आप जान पाते हैं। जिन चीज़ों को हम नहीं सुनते हैं या हमारे बीच में वो नहीं पहुंच पाती हैं, उसके प्रति ना हमें संवेदना आती है, ना हम उसके प्रति कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। बात फैक्ट भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये रिकॉर्ड है, जब से निर्भया कांड दिल्ली का हुआ है तब से लेकर अभी तक 2,36,600 रेप कांड हुए हैं और 601वां रेप कांड जो है हाथरस वाला मैटर था। सरकार को कोई टेंशन नहीं है, आप मरो या जियो, आपकी बहन बेटियों का रेप हो, मर्डर हो, वो मैटर नहीं करता है। सरकार की जो नीतियां हैं सिर्फ डिवाइड एंड रूल। मेरा सुप्रीम कोर्ट से ये प्रश्न है कि निर्भया को आपने न्याय दिलाया, निर्भया के बाद जो 2,36,600 केसेस रेप कांड में हुए हैं उसके प्रति जिम्मेदार कौन है और उन लोगों को न्याय कब मिलेगा। दूसरी बात है कि चलो मान लेते हैं ये जाने अनजाने में रेप कांड हुआ है, तो भविष्य में उसके लिए या उसको रोकने के लिए आपके पास क्या योजना और प्लानिंग है। सुप्रीम कोर्ट चुप है। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी तोते बिल्ली के साथ खेल रहे हैं, कुत्ते और कुत्तियों के साथ खेल रहे हैं। उनको आपके किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर के कोई इंटेंशन नहीं है। साथ ही साथ साथियों, हमारे देश की जो पढ़ाई लिखाई है पूरी तरह चौपट हो चुकी है। कोरोना काल चल रहा है, वैक्सीन भी बनाई जा रही है तो उस पर भी विश्वास करने लायक नहीं है। जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उस पर भी विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि जितने भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो जो आपको दिखाना होता है वही आपके बीच में आता है। जो छुपाने वाली चीज़ें होती हैं, जो सेक्रेसी वाली चीज़ें होती हैं, वो आपसे दूर रखा जाता है या इस प्रकार उसको डिफ़िकल्टी के बिहाफ पर पेश किया जाता है कि आम जनमानस को वो समझ में नहीं आएगा आखिर में वो कर क्या रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी किसान की बात करें, किसान आंदोलन आपका दिल्ली में चल रहा है और उस पर 3 कानून बनाए गए हैं। तीनों के तीनों जो कानून हैं वो किसान विरोधी हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है साथियों कि हम देख करके आ रहे हैं, क्या हरियाणा के ही किसान इतने जागरूक हैं? किसी अन्य देश के कोने कोने से तमाम और राज्य हैं, वहाँ पर कोई किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? साथियों, एक बहुत बड़ी राजनीति की मैं बात आपको बता दूं। हमारे कुछ भाई लोग जो है उस किसान आंदोलन में शामिल भी हुए हैं। वहाँ का पूरा इंटरनल मैटर, इंटरनल जायजे को भी लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो सिखों की एक पहचान होती है, सिखों के बीच में आप कभी जाएंगे या उनके
धर्म स्थल पे आप जाएंगे तो वास्तव में वो अपनी कमाई का जो 10% होता है वो धर्म के नाम पर खर्च करते हैं। और वहाँ का रिकॉर्ड है सिंधु बॉर्डर का, स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपसे, दिल्ली का जो सिंधु बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर पे कम से कम आपको बता दूं कि 15 किलोमीटर तक ट्रैक्टर, टालियाँ और हर प्रकार से जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे व्यवस्थित करके टेंट वगैरह लगा करके कंटिन्यूसली आंदोलन को अंजाम दिया जा रहा है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वहीं पर केवल एंड केवल धर्म की बात हो रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, और वो भी सारी की सारी पंजाबी भाषा में। मतलब एक तरीके से समस्त भारत देश की जनता उसमें शामिल नहीं हो रही है। और जो कुछ भी हो रहा पंजाब के नाम से हो रहा है, इंटरनली कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है। साथियों, मेरा ये कहने का मतलब है कि इस आंदोलन में क्या पंजाब के ही किसान हैं? क्या पंजाब के ही किसान भाग ले रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग और योजनाएं चल रही हैं। प्लानिंग और योजनाओं का मतलब मैं आपको बता दूं, हमारे देश के लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट पसंद है। मोदी एक कानून बनाएगा और कांग्रेस वाला इसको विरोध करेगा। जब कांग्रेस वाला एक कानून बनाएगा तो मोदी उसका विरोध करेगा। बस दोनों चचेरे भाई, मौसेरे भाई एक दूसरे की आगे पीछे पीछे आगे चल रहे हैं और पूरा का पूरा देश इसी में उलझा हुआ है। मैं ये दावा करता हूं कि जितना भी किसान आंदोलन हो रहा है वहां पर कोई ऐसा किसान नहीं है जो आम आदमी की तरह है। जो आम किसान है सबके सब वहां पे कांग्रेसी, सबके सब वहां पे एक तरीके से मिशनरी, जो क्या कह सकते हैं, केवल एंड केवल देश को एक पर्टिकुलर जो है डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जो जितने भी हिंदू कहते हैं, जितने भी किसान भाई, मोस्टली किसान भाइयों को तो पता भी नहीं है कि ये बिल क्या है। तो जितने भी लोग हैं वो दिन भर ये चर्चा का विषय बना करके बैठे हुए हैं कि भैया किसान आंदोलन चल रहा है, मोदी मान नहीं रहा है, मोदी अत्याचार कर रहा है। अगर आप मोदी को हटा देते हो तो किसको लाने वाले हो, मुझे बताइए। अब मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मोदी जाएगा तो सोनिया आएगा, सोनिया जाएगा तो मोदी आएगा। ये भारत देश की दशा है। और हम जितने भी 90-95% अच्छे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही काम कर रहे हैं। आम जनता को तो पता नहीं है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पे लगे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दिन भर उनकी वीडियो देखना, दिन भर उनकी वीडियो देखना। मतलब सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। मोदी के जाने के बाद भी मोदी रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि आरएसएस के 2 विंग काम कर रहे हैं। आरएसएस के 2 विंग मीन्स 2 बेटे हैं, बेटे नहीं बाप कहेंगे। आरएसएस के 2 बाप, बाप का मतलब है संगठन का मतलब माँ से है, और जो है पार्टी का मतलब बाप से है। मतलब कि आरएसएस अगर एक माँ है, मीन्स किसी जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं उनकी अगर माँ है, तो उनके 2 बाप हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तो एक बार बीजेपी जाएगी, फिर कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, और यही हो रहा है 74 साल से। आप देख रहे हैं लगातार रिजल्ट क्या निकल रहा है। हम कह रहे हैं किसान आंदोलन बढ़िया है, चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं किसान आंदोलन बढ़िया है। मैं उन किसानों से बोलना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं, भारत देश के अंदर समस्याओं की झड़ी लगी पड़ी है। क्या किसान आंदोलन मोदी का सलूशन है? मान लो मोदी मान भी लेगा तो क्या भारत देश की जीडीपी को आप 50% पहुंचा दोगे? क्या मोदी का सलूशन निकाल लोगे? क्या हर व्यक्ति सुखी और संपन्न हो जाएगा इस देश के अंदर? क्या भारत देश के अंदर अशोका राज की स्थापना हो जाएगी? क्या हर व्यक्ति पढ़े लिख करके खुशहाल और संपन्न बन पाएगा? संभव ही नहीं है। समस्त देश के युवा साथियों, भाइयों एवं बहनों से मेरी अपील सिर्फ और सिर्फ हल निकालने की है, सॉल्यूशन निकालने की है। अगर हम सॉल्यूशन पे काम नहीं करते हैं ना, तो ये टाइम पास करना बंद कर दीजिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपना खेत खलियान घर परिवार देखिए, और जय विधि एक रामायण में चौपाई लिखी है, और यही सोई जो राम रचि राखा, कोकरी करत बढ़ावई शाखा। और एक और बात कही गई है कि जो है जही विधि राखें राम तेही विधि रहिए, और सुबह हो या शाम राम राम कहिए। तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए साथियों। अगर सल्यूशन चाहते हैं तो सल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अपना जो है दिमाग वो कंसंट्रेशन में लाना पड़ेगा कि आपका जो समय है, पीरियड है, वो हर मोमेंट
आपके इस्तेमाल में हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हम सुबह शाम एक जैसे फिल्म होती है, फिल्म देखकर एंटरटेनमेंट करते हैं, सेम वैसी आज की राजनीति बन गई है। लोग फिल्म देखना कम कर दे रहे हैं, लेकिन राजनीति में कौन सा नेता क्या कर रहा है, बस इसी में लग करके वो सुबह से शाम अपना टाइम निकाल देते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला है। साथियों, ऐसी राजनीति को हम लात मारते हैं। ऐसी राजनीति से हमें सख्त नफरत है कि जो सॉल्यूशन ना दे पाए, एक बार सत्ता में रहने के बाद जनता को खुश ना कर पाए, इस देश को आबाद ना कर पाए, इस देश की समस्याओं को हल ना कर पाए, ऐसी राजनीति से हमें सख्त नफरत है। सख्त नफरत बता रहा हूं मैं आपको। और ऐसे ही हमारी विचारधारा पर चलने वाले तमाम महापुरुष आए भी हैं और चले भी गए हैं। आप सभी को पता है, बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांसीराम तक की बात कर लीजिए। बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांसीराम तक के तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं, तमाम ऐसे हमारे परम पूजनीय और आदर्श रहे हैं, जिन्होंने आपके उत्थान के लिए तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन आप नहीं सुधरे, आप सुधरने वाले हैं नहीं। आप लोगों ने कसम खा रखी है कि हमें जो है सुबह और शाम हर हर मोदी घर घर मोदी करना है, ठीक है ना, मतलब की बात नहीं करना है, बिना मतलब की बात करना है, ठीक है ना, 24 घंटे टाइम पास पर काम करना है, और इसी का फायदा मोदी और योगी उठा रहे हैं। साथियों, मेरा निवेदन ये है कि अगर कहीं पर अपराध हो रहा है ना, तो अपराध करना वो अपराध तो है ही है, अपराध करना अपराध है, लेकिन अपराध को सहना उससे भी बड़ा अपराध है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ अपराध पर चर्चा करना ये महा अपराध है। तो अगर चर्चा के उपरांत रिजल्ट ना निकले तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये चर्चा बंद कर दीजिए और अपने काम काज में लग जाइए और सिर्फ कमाइए और खाइए। बाकी तो जो भविष्य मोदी बनाएगा, जो भविष्य योगी बनाएगा, जो भविष्य जो है कांग्रेस वाले बनाएंगे, उस पर आप किसी तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति राजा होता है या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है तो किस पर शासन करेगा? जब लोग यहां पे नहीं रहेंगे तो शासन किस पे करेगा? इसलिए दबे कुचले लोगों का होना भी जरूरी है जिस पर वो शासन करना चाहते हैं। और दबे कुचले का मतलब है कि आप कुछ मत बोलिए, राजनीति की बात मत करिए, सरकार के खिलाफ मत बोलिए, आराम से सरकार के प्रिय बने रहेंगे। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में तमाम सारे ठेकेदार इस समय घूम रहे हैं। कल हमारे पास एक का फोन आया था तो बोल रहा था मैं कट्टर क्षत्रिय हूं और पार्टी आपकी चल रही है, आपका ऑडियो भी रिलीज हुआ था, आपने देखा होगा। तो इन लोगों को, मैं भी हिंदू हूं, सर्टिफिकेट में मेरे भी हिंदू लिखा हुआ है, लेकिन हम जागरूक हिंदू हैं, तो उन हिंदुस्तानों को हमारे से दिक्कत होती है, हमारे से दिक्कत होती है। लेकिन जो ऐसे हिंदू हैं, कुचले हैं, दबे और कुचले हैं, उनको कुछ ABCD XYZ नहीं पता है, उन हिंदुओं से बड़ा प्यार होता है। क्यों? क्योंकि वो उनके शोषण के शिकार कंटिन्यूअसली बन रहे हैं और वे उन्हीं का शिकार करके अपनी जो दुकान और दिनचर्या चला रहे हैं। तो साथियों, यहां देश के अंदर अगर शोषणकारी नीतियां काम करनी हैं, काम करती हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी व्यवस्था उनको बहुत जरूरी है। लेकिन उनका विरोध मत करिएगा, नहीं तो आपके विरोध में उतर जाएंगे, और जब आपके विरोध में उतरेंगे तो आपका ही भाई आपका साथ नहीं देने वाला। ये हमारी बहुत प्राचीन जो है सभ्यता रही है कि जब हमारा भाई मरता है, हमारा भाई लड़ता है, हमारा भाई अपना खून पसीना बहाता है, तो दूसरा भाई वो देख करके मजे लेता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मरने दे करने दे, अपना घर द्वार फूंक करके वो काम करने जा रहा है, लेकिन आप उसको 1 रुपये भी नहीं दे पाएंगे, ना तो सपोर्ट कर पाएंगे। ये मतलब हमारी प्राचीन सभ्यता रही है, जिनको हम शूद्र कहते हैं। शूद्रों की मैं बात स्पेशली कर रहा हूँ। तो साथियों, सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले कह गए हैं कि सत्ता हर ताले की चाबी है। किसान आंदोलन, छोटे मोटे तमाम जो आंदोलन है, ये सब देश के सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन अगर है तो इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सम्राट अशोक की छवि वाला बनाना पड़ेगा। अगर आप बनाने की क्षमता रखते हैं तो आगे बढ़िए, मैदान में कूद जाइए। और है बहुत आसान, लेकिन आपके अंदर वो सोच ही नहीं पैदा होती है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, हमारी विचारधारा वाला जो है व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। अगर सोच नहीं बन सकती है
तो फिर जीना बेकार है। अगर हम सोचते नहीं तो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, अगर हम सोच लें तो कुछ भी कर सकते हैं, ये संभव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको वोट की पावर दी है और हर 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में सरकारें बदलती हैं। आप सभी को पता, अभी देखो आपके जो है पंचायत चुनाव का भी टाइम पीरियड घोषित हो गया है। आपको अपना वोट देना अभी तक नहीं आया कि हम किसको वोट देंगे, किसकी सरकार बनाएंगे। तमाम लोग आएंगे, बहरूपियां आएंगे आपके बीच में, कभी भी वास्तविकता की बात नहीं करेंगे, लेकिन सरकार बनाने के दावा करेंगे। उदाहरण के लिए इनसे तो बीजेपी कांग्रेस से अगर हम दूर हट करके आते हैं तो अभी मौर्य, कुशवाहा, साक्य और सैनी समाज आपके देश के अंदर हैं। और हमारा उत्तर प्रदेश का सर्वे है, मैं आपको बता दूं, अभी रिकॉर्ड नहीं आया है, लेकिन मैं ओरली बता दूं, उत्तर प्रदेश में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज कम से कम 30% है। और 30% ही अगर इकट्ठा हो जाए तो मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की दिशा दशा नहीं, पूरे भारत की दिशा दशा बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज में इतने बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हुए हैं, ना तो उनको डायरेक्शन में चलना आता है, ना बोलना आता है, ना कुछ नियम है, ना कुछ कानून है, बस केवल विधायक बनना है, जिला पंचायत बनना है, या जो है नेता बनना है। तो कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी पार्टी में चले जाएं, बस वहां पे उन्हें मान सम्मान मिलना है। और जा करके जब वहां से थोड़ा बहुत मान सम्मान मिल जाएगा, 17-18 लाख रुपए मिल जाएंगे, गाड़ियां मिल जाएंगी, तो गांव गांव जाकर प्रचार करना शुरू कर देंगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, इस बार जो है महान दल ने ठाना है अखिलेश की सरकार बनाना है। मतलब एक से एक पागल देश के अंदर पड़े हुए हैं, जिसको न नियम पता है, न कानून पता है, न सभ्यता पता है, न आचार पता है, न विचार कर पता है, वे राजनीति में आ गए हैं। और वही कहते हैं कि भाई राजनीति करना बहुत कठिन काम है, बहुत बड़ा विषय है, बहुत क्या कहते हैं अनुभवी लोग चाहिए। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इस देश में मीन्स विशेष तौर से मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज ये टोटली भ्रमित हैं। और जो सपा के पीछे लग रहे हैं, सपा की अगर मैं बात कर लूं, मैं पहले भी बात करता आया हूं, सपा एक व्यक्ति परिवार की पार्टी है, समाजवाद नहीं है, व्यक्तिवाद है। परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद है, समाजवाद नहीं है। और उसमें भी अगर जातिवाद की बात करें तो अखिलेश यादव से हम पूछना चाहते हैं, किस यादव के लिए आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है? तो जब एक एक व्यक्ति के नाम से पार्टियां बन रही हैं और हम मूर्ख लोग उन्हीं को सपोर्ट करते जा रहे हैं, तो रिजल्ट तो जीरो आना ही है। अच्छा, उनके पिताजी फिर मतलब पिताजी 2 बार रह चुके, बेटा भी 1 बार आ चुका है। तो बताओ अखिलेश यादव जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का मतलब पावर होती है, पावर का मतलब सुपर पावर। मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल आपने 17 नंबर एसी में बैठ करके चाय पानी और सब पीते रहे, खाते रहे, मौज करते रहे। भारत देश के उत्तर प्रदेश का कोना अगर बदला हो तो मुझे बता दीजिए कोई कोना। आपने कहा कि मैंने जो है क्या कहते हैं उसको, एम्बुलेंस लगवा दिया। तमाम लोग चर्चा करते हैं कि अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस लगवा दिया। ठीक है भैया, बढ़िया, अच्छा काम कर दिया। सरकार तुम बना रखे हो तो एम्बुलेंस कौन लगाएगा? तुम्हारे पापा लगाएंगे? कौन लगाएगा? हैं? तो अखिलेश यादव की जिम्मेदारी थी। चलो मान लेते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया, अखिलेश यादव जी ने आपने एम्बुलेंस लॉन्च करवा दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये एम्बुलेंस सरकारी चल रही है, प्राइवेट चल रही है? तब अब प्रश्न जो है आता है कि नहीं, सारा प्राइवेटाइजेशन व्यवस्था चल रही है। तब तुमने क्या किया मुझे बताओ। दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन व्यवस्था में जो काम हो रहा है, उस काम में एक एक कर्मचारी से 24-24 घंटे काम करवा रहे हैं। आपको मोबाइल फोन दे दिया गया, गाड़ी दे दी गई है, जो फोन आएगा, जैसे फोन आएगा तुरंत उठाओगे और भागोगे, रिपोर्ट करोगे। अब वह व्यक्ति 24 घंटे अगर जॉब कर रहा है, अखिलेश यादव से मैं पूछना चाहता हूँ, 24 घंटे अगर मैं आपको जॉब देता हूँ, 24 घंटे में आपको नौकरी पर रखते हैं, 7,000 7,500 में काम करोगे क्या? मुझे बताओ, संभव है? करने के लिए तैयार नहीं होंगे भाई साहब। लेकिन हमारे देश की आम आवाम को बेवकूफ समझा जाता है। 1-1 करोड़ वाली कीमत वाला ऊंट लेकर के हमारे देश के जो धूर्त नेता हैं उनको 7-7 हजार रुपए दे रहे हैं। मजबूरी में क्या करोगे? जब आपके पास खाने के लिए नहीं है, आपके पास पहनने के लिए नहीं है, तो मजबूरी में क्या करोगे? नौकरी करोगे। 7,000 में आपको नौकरी करना है, करो, नहीं तो यहां से पतले रास्ते से निकल जाओ। प्राइवेट कंपनी है, कहीं कोर्ट में आप नहीं जा सकते, कहीं आप नहीं जा सकते हो, कहीं किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते हो। आपको रहना है तो रहो, नहीं तो बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहां से निकल जाओ। ये अखिलेश यादव ने आपको अपने शासनकाल में दिया है। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी ये लगातार अपने आप में मुख्यमंत्री हैं। अभी 17 तारीख को हम जो दिल्ली में एक ईवीएम को लेकर के
हम बैठक बुला रहे हैं ईवीएम वाली लड़ाई को लेकर के। लगातार हमने कम से कम 7-8 बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन ना वो व्यक्ति बात कर सकते हैं ना बात करवा सकते हैं। मतलब गूंगे और बहरे नेता आजकल के जितने भी हो रहे हैं, ये गूंगे और बहरे हो रहे हैं। इनको ना बोलना आता है ना पढ़ना आता ना, लेकिन दूर से बोलेंगे, मतलब मीठी मीठी बातें करेंगे। जैसे भगवान होते हैं, उनसे कोई कभी मुलाकात नहीं करता है, वैसे इनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता। मुलाकात करेगा तो दर्शनम अस्तु के नाम पे, तो चलो दर्शन करके आ जाए, लेकिन सवाल जवाब तर्क नहीं कर सकते हो। तो ईवीएम मशीन के मुद्दे को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव को हम मानते हैं नेता, चलो नेताजी लड़के दिखाओ, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती दोनों की औकात नहीं है कि ईवीएम मशीन की लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर है औकात, जो हमारे भाई वीडियो को सुन रहे हैं सपा से बिलोंग करते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि लेकर के इनको दिल्ली पहुंचिए। ईवीएम मशीन का मुद्दा जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक अखिलेश यादव और उनकी सरकार जिंदगी में कभी बन नहीं सकती है। इसलिए हम आपकी सरकार बना देंगे, चलो ठीक है, काम भी कर लेते हैं, सपोर्ट भी कर देते हैं, तुम ईवीएम मशीन की लड़ाई को लड़िए, लेकिन संभव नहीं है। यही कहानी बहन जी की भी है। बहन जी के विवाद लगातार प्रयास करने का मतलब बात करने की कोशिश की जा रही है। तो जब हम जैसे लोग बहन जी से बात नहीं कर सकते, हम जैसे लोग अखिलेश यादव से बात नहीं कर सकते, तो आम नागरिक कैसे बात करेगा? आम नागरिक कैसे बात कर सकता भाई? उसको तो 2 मिनट में फोन डांट के और डपट के रख देते होंगे। हाँ, बात कौन कर सकते हैं? जो चमचे हैं, जो उनके जो सेवक हैं, वो बात। भाई सेवक जरूरी है ना, चमचे और सेवक नहीं रहेंगे तो काहे के नेता? तो कभी भी इन नेताओं का फोन 24 घंटे ऑन नहीं रहता। मैं बात कर रहा था अखिलेश यादव ने जो ये लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक का जो बनाया हुआ हाईवे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का हाईवे बनाया हुआ है। अब तो बोलना शायद बंद कर दिए, मेरा वीडियो किसी दिन देखे होंगे, मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो उस हाईवे की जब भी बात करते हैं, कहते हैं मैंने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक का हाईवे बनवा दिया। अखिलेश यादव अपने पापा के पैसे लगाए थे क्या हाईवे बनवाने में? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में थी, सरकार आपने पास किया, तो इसमें तो कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा भाई, कागज ही तो है, आपने पास करवा दिया, चलो ठीक है, पास हो गया। उसके बाद जो पैसा लगाई हुई है वो 3-3 कंपनियां काम कर रही हैं उसके अंदर। प्राइवेटाइजेशन पूरा कंप्लीटली जो मोदी जी कर रहे हैं वही अखिलेश यादव कर रहे हैं। और मोदी जी और अखिलेश यादव के तौर और तरीकों में कोई अंतर नहीं है। उन्हीं के पिताजी ने कहा था ना कुछ दिन पहले, याद है आपको? क्या कहा था? कि जो मोदी जी है ना वो सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात, मतलब लड़िकवन के साथ गलती हो जाती है, तो देखो बदायूं कांड में गलती हो गई ना लड़िकवन के साथ, तो इसमें तो जो नेताजी का पूरा सपोर्ट होना चाहिए, तो पूरा सपोर्ट है, अखिलेश यादव का भी सपोर्ट है। दूसरी बात, अखिलेश यादव परशुराम का मंदिर बनवाएंगे, तो मोदी जी भी तो मंदिर बनवा रहे हैं, एक राम का मंदिर बनवा रहा है, एक परशुराम का मंदिर बन रहा है। जनता मर रही है, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो ये हाईवे इन्होंने बनाया टोटल प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद टोल टैक्स के नाम पर के वहां पे बैठा दिए गए हैं दुकानदार, आराम से जितनी गाड़ियां आ रही हैं वो खर्चा निकाल रही हैं। मेरा कहने का मतलब, कोई भी प्राइवेट कंपनी काम करने के लिए तैयार होगी अगर वो 600 करोड़ रुपए लगा करके 1200 करोड़ रुपए कमाने का ऑप्शन पाती है। तो जो हाईवे अखिलेश यादव ने बनाया है उसका मेन फोकस यही है कि 600 करोड़ रुपए खर्च करवा के 1200 करोड़ रुपए कंपनियां कमा रही हैं। तो अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं, भैया क्या किया आपने? चलो आपने एम्बुलेंस की बात कर दी, मैं मान लिया, वो भी मैंने आपको बता दिया। हाईवे की बात कर दी, वो भी मैंने बता दिया। उसके अलावा क्या आपने किया है? हर जो है थाने में, हर एरिया में आपने यादवों की भर्ती की। और वो यादव कौन भर्ती की मुझे बता दो। उन लोगों को कोई सिस्टमेटिक ढंग से आपने भर्ती नहीं की। सिस्टमेटिक इन द सेंस एक प्रोसेस के चलते। कोई यादव जी समझे नहीं, इसमें अखिलेश यादव का मेरा कोई हाथ नहीं। उनके ऊपर आपने कृपा दृष्टि दिखाई है, और जिसके ऊपर कृपा दृष्टि दिखाओगे वो आपका नौकर बनेगा, गुलाम बनेगा, अधिकारी तो बनेगा नहीं। तो आपने गुलाम और नौकर पैदा कर लिए हैं ताकि भविष्य में ये जो गुंडे हैं, ये जो लोग पैदा कर रहे हैं आप, वो लोग आपकी सुरक्षा प्रदान कर सके। इससे ज्यादा आपकी कोई नियति नहीं है। और एक ऑडियो वीडियो में तो आपको मैंने सुना था कि आपने कहा था कि हम जो है क्या कहते हैं, हमारे को खेती बाड़ी करना नहीं आता है, हम सत्ता में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा यही खेत खलियान है, हमारा यही धंधा पैसा है। तो भैया ये धंधा पैसा जो है जनता के खून और पसीने की कमाई पर ना करो तो ज्यादा बेहतर है। यही मेरी विनम्र अपील है। और खैर, जो व्यक्ति शोषणकारी है, जो व्यक्ति शोषणकारी नीतियां रखता है, वो हमारी अपील तो मानेगा नहीं। वो मानेगा तब जब आप उसको वोट नहीं दोगे तब। लेकिन आप की आदत है कि आप बड़ी दुकान देखते हैं। बड़ी दुकान जैसे कोई चल रहा है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर जब भी आप नजर डालेंगे तो सपा क्या करेगी, बसपा क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, बीजेपी, बस 3-4 पार्टियां हैं।
उसके अलावा आपका दिमाग ना खुलता है और ना खोलना चाहते, ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, उन लेवल पे जाना है तो हम ढेर सारे पैसे खर्च करें, ढेर सारा जो है प्रोपोगंडा खड़ा करें, ढेर सारी मीडिया को दें, ढेर सारे पत्र में डेली, जैसे मोदी जी प्रचार करते हैं डेली जो है फ्रंट पेज पे निकलता है, वैसा जब मैं निकालूंगा तब मेरी बात को आप समझेंगे, उससे पहले नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि आप अपना दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं साथियों। तो जब जागो तभी सवेरा है। बहन जी की मैं बात कर रहा था, तो बहन जी वन मैन आर्मी वन मैन पार्टी हैं, और आपके स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, इन लोगों ने लगातार जो है बहन जी का साथ दिया, दिया कि नहीं दिया? दिया। और इन्होंने जब मौका आया तो लात मार के वहां से निकाल दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर वो पार्टी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी या बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी अगर होती तो बहन जी की औकात थी उनको निकाल देती? संभव ही नहीं था। तो भाइयों एवं बहनों, आखिर ये गलती कब तक होती रहेगी? हम भी चले जाते भाई, हमें नेता बनने का शौक नहीं है, और मैं अपने आप को नेता काउंट भी नहीं करता इन दुष्ट नेताओं में से। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि अगर हमारे देश के अंदर समस्या है तो उसका समाधान भी है। बुद्ध ने कहा है समस्या है तो कारण है, कारण है तो निवारण है। तो समस्या तो है, लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, लोगों का विश्वास टूट गया है। हे मौर्य समाज के नेताओं ने इतना समाज को लूटा साहब, इतना लूटा, मैं बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं, अगर 10 रुपए लोगों से मांगते ना, 4 बार ऊपर से नीचे देखते हैं और कहेंगे भैया कहीं ये महान दल वाला तो नहीं है, कहीं ये महान दल वाला नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा के लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। बाबू सिंह कुशवाहा, लोग कहते हैं मोटे आदमी हैं, हम तो नहीं समझते मोटे आदमी, पतले आदमी भाई, क्योंकि चंदे से वो भी काम चला रहे हैं, और चंदे से हमारा तो काम सारा चंदे से ही चल रहा है, क्योंकि हम समाज के लिए पार्टी बना रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो चंदा लेंगे तभी काम हो पाएगा। तो ये लोग जो है डुप्लीकेट पर्ची बनवा बनवा के इनके लोग काम कर रहे हैं, और समाज से 1000 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, मतलब झूठ बोल के। और बाबू सिंह कुशवाहा के पास कंप्लेन जब जाती है, मान ले तो चलो कहीं छोटा मोटा घोटाला हो जाता है, अगर कोई अनजाने में कर भी लिया, तो बाबू सिंह कुशवाहा कोई एक्शन ही नहीं है। सोनभद्र के जो जिला कोषाध्यक्ष महोदय हमारे सामने भिड़ गए, हम जब अभी जीवन दर्शन यात्रा पे थे, हमने कहा क्या वो भैया इतने नाराज क्यों हैं? सारा ला करके दिखाने लगे, बोले सर हम कोषाध्यक्ष हैं, हमें पता ही नहीं है कि पर्ची बन रही है कि नहीं बन रही है, छप रही है कि नहीं छप रही है, पर्ची काटी जा रही नहीं काटी जा रही है, लोग जो पैसे दे रहे हैं वो हिसाब हमसे मांग रहे हैं, हम कहां से देंगे? हमने कहा तो फिर आप नेताजी से कंप्लेन करना चाहिए था, बाबू सिंह कुशवाहा जी से। तो बाबू सिंह कुशवाहा के पास जब कंप्लेन किए तो बाबू सिंह कुशवाहा से कोई लेना देना नहीं है, नो टेंशन नो मेंशन। हम चले गए उधर गाजीपुर चले गए, तो बाबू सिंह कुशवाहा के प्रभारी जी मिल गए वहां पे। तो हमने कहा सर आपकी पार्टी में ऐसा काम हो रहा है, इसको रुकवाओ। तो क्या कह रहे हैं, ये सब तो चलता रहता है, 1-2 लाख रुपए दे भी दिया जनता ने तो क्या कर लिया यार। मतलब जनता की भावनाओं से, जनता के विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बाबू सिंह कुशवाहा जी बताओ, जब चंदा और पैसे काटते हो तो किस पैसे वाले की बात कर रहे हो? तमाम लोग कहेंगे बाबू सिंह के बड़े पैसे हैं। हमने कहा कितने कैंडिडेट को आपने खड़ा करके पैसे बांटा भाई? हम तो बांटने के लिए तैयार हैं, हम तो जितने अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं सबको पैसे दे करके लड़ाएंगे, एक पैसा आपको खर्च नहीं करना है। तो किस बात की अमीर चंद हो, हमें बता दीजिए जरा आपने। तो साहब अपनी जो सोच है ना वो आपको बदलने की जरूरत है। कोई भी नेता आपको पैसा नहीं देगा, आपका घर चलाने के लिए पैसा नहीं देगा। आपको अपनी कमाई पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप परिवार बना रहे हैं, परिवार का मतलब एक संगठन बना रहे हैं, एक पार्टी बना रहे हैं, तो संगठन और पार्टी में आपकी भागीदारी पूरी तरह सुनिश्चित होनी चाहिए। और एक बार जिस संगठन में जुड़ो तो वो संगठन को पकड़ के रखो। वहां पे अध्यक्ष बदलेगा, सचिव बदलेगा, महासचिव बदलेगा, लेकिन आप पार्टी और संगठन नहीं छोड़ोगे तब तो वो चलेगा। नहीं तो आए दिन लगातार नाराज होकर के उधर पार्टी लगातार पार्टी बनती रही, और वही ढाक के 3 पात। और ये मनवादी व्यवस्था के लोग आप लगातार आपके जो मिशन को खराब करते जाएंगे। मोदी जी अभी कह नहीं रहे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात कर रहे थे, तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला ही प्रोसीजर है। एकीकरण के नाम पे आपको पता है कि हमने लोगों को कितना जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन एक भी नालायक नेता साथ आने को तैयार नहीं। अभी ईवीएम मशीन की बता रहा हूं मैं आपको, ईवीएम मशीन के लिए हम बुला रहे हैं ना, लेकिन नेताओं से बात करके उनको हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि आओ आओ। अरे हम तुम्हारे भरोसे नहीं कर रहे हैं भैया। जो लोग लड़ाई में आना चाहते हैं वो स्वागत है, और नई लड़ाई में आना चाहते हैं भैया, अब तो हमने हल भी खरीद लिया है और बैल भी खरीद लिया है, खेत तो जोतना है, ठीक है ना। लड़ाई हम लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। हमें फॉर्मेलिटी नहीं करना आता है। 2022 का चुनाव अगर ईवीएम के साथ हो गया तो बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी, इसलिए हम बिना ईवीएम को हटवाए उत्तर प्रदेश का चुनाव होने ही नहीं देंगे, ये हमारा दावा है।
तो जो नेता इसमें आकर के नेतागिरी करना चाहते हैं, जो शामिल होना चाहते हैं, जो नाम कमाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन ये जो तुच्छ राजनीति होती है कि भैया जो है कंसेप्चुअल है ही नहीं है, उधर मोदी अपना ईवीएम रात भर लूट रहा है, इधर ये जाकर आम जनता को बरगला रहे हैं, इस बार मैं जीतूंगा, इस बार मैं जीतूंगा। क्या जो जीतेगा भाई, मुझे बता दो। बाबू सिंह कुशवाहा की अगर मैं बात करूं, बाबू सिंह कुशवाहा का यहाँ पे देवरिया जिले का भी जब ये उपचुनाव था, उपचुनाव में जो पर्चा भरने वाला जो अधिकारी होता है, उसने पर्चा जो है इनका बाहर कर दिया, बोला रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, नाम हटा दिया। और लोगों ने पूछा, या जो उनके प्रत्याशी थे मिस्टर चौहान कोई थे, उन्होंने कहा क्या कमी है? बोला कोई कमी नहीं, कोर्ट चले जाओ, जाओ कोर्ट जाओ, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। डांट के वहां से भगा दिया। अब मुझे बताओ, जब वो डांट के भगा दिया तो नेताजी क्या कर रहे थे? नेताजी क्या कर रहे थे भाई? पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और आपके कैंडिडेट को भगाया जा रहा है, आपको लड़ना ही नहीं आ रहा है, आपको बोलना नहीं आ रहा है, आपको बोलना ही नहीं आ रहा है। वो बेचारा पूरा मतलब प्रयास करके जो है पर्चा दाखिल करता है और उसको भगा दिया जाता है। उसके बाद ना आप आंदोलन कर रहे हो, ना बैठ करके वहां पे जाके किसी से प्रश्न कर रहे हो, ना तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, ना हाई कोर्ट जा रहे हो। कौन सी नेतागिरी कर रहे हो भाई? किसको समझ में आएगी, हमें बताइए। बाबू सिंह कुशवाहा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि समाज के लिए दरवाजा खोलिए, समाज के लिए। ये जो व्यक्तिगत राजनीति आप कर रहे हो ना, वो समाज में चलने वलने वाली नहीं है, मैं आपको बता दूं एकदम कन्फर्म। अब समाज जाग चुका है। मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज विशेष तौर से स्वतंत्र राजनीति के तलाश में है और स्वतंत्र राजनीति हम देने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। आप उसकी चिंता मत करिए। रही बात आपको मंत्री बनना है तो बात अलग है, आप जनता को कहते हमें मंत्री बना देना, बीजेपी में जाना, कांग्रेस में जाना, चले जाओ। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। तो साथियों, उत्तर प्रदेश 2022 सामने है और खैर समस्याएं देश में बहुत बड़ी हैं, लेकिन अगर इन समस्याओं को एक एक करके हम सॉल्व करें तो निश्चित तौर पर सॉल्व हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के बारे में आपको जानना है ना साथियों, तो जल्दी ही, बहुत जल्दी ही हम इसका संविधान लॉन्च करने वाले हैं और वो आपके बीच में जाएगा, आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बड़ी मेहनत से बनाया गया है। साथियों, ये जो संविधान है ना, ये संविधान ऐसा संविधान है, आरपी मौर्य एंड द फैमिली कह लो, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर, इन लोगों ने मिल करके ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया है कि हम मान के चल रहे हैं कि कल हम नहीं रहेंगे। जब हम नहीं रहेंगे तो ये पार्टी कैसे चलेगी? उदाहरण के लिए, ये रेड़ का पेड़ नहीं है, ये एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ का मतलब है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जितने भी सदस्य हमारी पार्टी से जुड़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ते हैं, वे आगे चल करके एक पेड़ की तरह बनेंगे, एक मजबूत पिलर की तरह बनेंगे। हम शोषणकारी नीतियों से सख्त नफरत है। तो साथियों, इसका जो प्रोसीजर और प्लान है, उन चीजों को आप कंटिन्यूअसली देखते रहिए। संस्थापक हमारी पार्टी में समाज है, हर जाति बिरादरी का एक एक भाई संस्थापक कमेटी में है। कई बार मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, बार बार बोलना पड़ता है। और वो संस्थापक कमेटी 3/4 से जो निर्धारित करेगी वो आगे लागू होगा। और ये चीजें बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से संचालित की जा रही हैं और आगे भी होंगी। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 2022 है, ज्यादा दिखावे में मत भागिए, ज्यादा पैसों की तरफ मत झुकिए, ज्यादा जो है शोबाजी को अपना एक हॉबी और इंटरेस्ट मत बनाइए। आज समाज में तमाम लोग ऐसे मतलब मीडिया को लेकर के तमाम ऐसे लड़के लड़कियां हो गए हैं, तो दिन भर फेसबुक और जो है यूट्यूब पर जो है पैसे कमाने के लिए चटर पटर जो है न्यूज जो है आपके बीच में लाते रहते। कोई रिजल्ट नहीं निकलना है। मैं बता दूं, जब तक देश के वास्तविक हुक्मरान को आप शासन सत्ता में नहीं लाओगे, तब तक इस देश की समस्या का समाधान संभव नहीं है। मैं अपनी बता दूं, हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रहे हैं, बखूबी से निभा रहे हैं। उसमें आपको 1% की मैं कमी नहीं होने दूंगा। जब भी आप नाम लेंगे आरपी मौर्य का, आरपी दा भारतीय का, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का, तो गर्व से नाम लेंगे और कभी भी आपको हमारे साथ रहकर शर्मिंदगी फील नहीं होगी, इस बात का दावा है। लेकिन कंप्लीट वेरिफिकेशन के साथ आप काम करिए, कंप्लीट जिम्मेदारी के साथ काम करिए। जितनी जिम्मेदारी पार्टी के रिस्पेक्ट में हमारी है, उतनी ही आपकी भी है। समय बहुत कम है, 2022 का टारगेट है, 403 सीटों पर हमें लड़ाना है। उसके लिए हमें कैंडिडेट भी चाहिए और कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट को हम लॉन्च नहीं करेंगे जो बहुत दबे कुचले कह लो या जो सीधे साधे लड़के हैं,
उन लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि खर्चा तो सारा हम ही लोगों को करना है, तो हमें धनी लोगों को लेकर के प्रमोट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो साथियों, सब कुछ हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। निर्णय आपको करना है। जिन्हें संगठन के बिहाफ पे काम करना है वो इस संगठन में जुड़ें, और जिनको राजनीति मीन्स पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे जुड़ना है वो पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पर आएँ। राजनीति ही हर समस्या का समाधान है, और आप ये बोलना छोड़ दीजिए कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, क्योंकि बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपके हर प्रश्न के प्रति जवाबदेह है। तो हम एक ऐसे परिवार का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे परिवार की जो है मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको परिवार जैसी अनुभूति दे सके। मीन्स आपकी समस्या हमारी समस्या है। तो किसी और मुद्दे पर हम बार बार डिस्कस ना करके हम लोग अपने जीवन और अपने उद्देश्य पर काम करें। रही बात फिलॉसफी और थ्योरी की, तो पूरे देश की अगर मैं बात बताऊं तो जितने भी यहाँ पे धर्म निकले हुए हैं, जितने भी संप्रदाय निकले हुए हैं, ये सब बुद्ध के अंश हैं, मैं आपको बता दूं। और तभी भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तमाम जो कंट्रीज हैं भारत को बड़े रिस्पेक्ट के साथ नाम सम्मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने इसकी ब्रांचेज बनाई गई हैं, जितने तौर तरीके बनाए गए हैं, उन सब तौर तरीकों में लूट और घसोट की बात हो रही है। अभी आपको बता दूं, एक संत हैं, शायद आप जानते होंगे, देवकी नंदन। कल एक लड़की उनके एक प्रोग्राम में चली गई थी और उसका भाई उसको लेकर के गया था, और लड़की पढ़ी लिखी थोड़ा तर्कशील थी, तो लगातार वो जो है स्वामी जी से क्वेश्चन करने लगती है। तो उसका भाई उसको डांट के बिठाता, कहता स्वामी जी ये पागल लड़की हो गई है और इसको मैं आपके पास लाई हूँ, आप इसका जो है उद्धार करिए, इसकी शुद्धता करिए, पवित्रता करिए। और स्वामी जी से वो क्रॉस क्वेश्चन कर रही है और स्वामी जी उसके उटपटे आंसर दे रहे हैं, लगातार वो फंसते जा रहे हैं, लेकिन उसका भाई अपनी बहन को ही रोक रहा है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। लोग वास्तविकता की बात नहीं करना चाहते। किताबों में जो लिखी गई बातें हैं उसे मान लेते हैं, उसे जान लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। बस वही बात हो जाएगी कि जैसे हो रहा है होता रहेगा। साथियों, ये प्रकृति की देन है। प्रकृति ने हम सबको जन्म दिया है और यहाँ पर हम आप रह रहे हैं। हमारा और आपका अनुशासन प्रशासन हमारे और आपके आधार पर चलेगा। हमारे और आपके अनुशासन प्रशासन में कोई भगवान, कोई देवता, कोई काली, कोई लक्ष्मी इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं, और ना ही कोई रोल होता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि अगर आपको गुलाम बनाना है, आपके मन को जीतना है, जीतना का मतलब बस में करना है, तो उसके लिए आता है षड्यंत्र। और जो षड्यंत्र मोदी कर रहे हैं या मोदी एंड कंपनी कर रही है, उसी षड्यंत्र की शिकार हमारे देश की जनता हो रही है। तो साथियों, ये षड्यंत्र खत्म तब होगा जब अपने देश का प्रधानमंत्री और अब हर प्रदेश का मुख्यमंत्री सम्राट अशोका जैसा सोच रखेगा, सम्राट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा त्याग रखेगा और बुद्ध जैसे रिसर्चर की तरह काम करेगा, तभी इस देश का उद्धार और कल्याण हो सकता है। मैं धार्मिक बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविक बातें कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। तमाम लोग बोलेंगे अरे ये तो बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध से कुछ लोगों को नफरत होती है। बुद्ध से कुछ लोगों को नफरत होती है। ऐसे मूर्खों को मैं क्या बताऊं। बुद्ध ने पूरे देश को शुद्ध किया गया, पूरे विश्व को शुद्ध किया, और उनको अभी बुद्ध के बारे में पता नहीं है। और कल परसों में जो फोन आया था हमारे पास, वो भी बता रहा था, बोला ये बताओ, ये जो SC/ST वाले हैं वो क्षत्रिय से नफरत करते हैं। तो हमने कहा भाई करते होंगे। तो बोला कि जो ये बुद्ध को मानते हैं। हमने कहा हाँ मानते हैं। बोले बुद्ध भी क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, तो जब ये बुद्ध की पूजा करते तो हमारी पूजा क्यों नहीं करते हैं? तो मतलब समझ रहे हैं, मतलब वो अपने आप को बुद्ध के बराबर या समतुल्य मानने की बात कर रहा था। और राम भी क्षत्रिय थे, तो चलो ठीक है, हिंदू धर्म में बुद्ध भी हैं, हिंदू धर्म में राम भी हैं, और हिंदू धर्म में तुम भी हो भैया। तो ये बताओ, अयोध्या में जब तुम राम मंदिर बनाए हो, तो वहाँ पे बुद्ध मंदिर कहे नहीं बनाए, मुझे बताओ। और पहले बुद्ध आए कि पहले राम आए? तो तमाम सारे प्रश्न होते हैं। ये टॉपिक हमारे जो है विषय बिंदु से बाहर है। इन सब चीज़ों पर डिस्कस करना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता का विषय है। हमें इस पर चर्चा ना करने, सीधे सीधे हमें ओट की चोट मारनी है, क्योंकि समय आपके पास भी कम है और समय हमारे पास भी कम है। मैं आपको बता दूं कि ये जिंदगी जो है ना बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मीन्स बिंदास जीने के लिए, बहुत कुछ कर पाने के लिए बहुत छोटी है। तो समय का इस्तेमाल करिए और समय का सदुपयोग करिए। जीत हार उनकी खातिर है जिन्हें किसी से लड़ना है,
हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई मोदी से नहीं है, हमारी लड़ाई योगी से नहीं है, हमारी लड़ाई सपा से नहीं है, हमारी लड़ाई बसपा से नहीं है। हमारा जो मिशन और उद्देश्य है, एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, एक ऐसे जो है विशाल साम्राज्य का निर्माण करना है जहां पर हर व्यक्ति सुखी और संपन्न रहे। भारत देश की जो जीडीपी है वो 50% तक जाए और ऐसा संभव है भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया कहा जाए, यही हमारा लक्ष्य है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा कि जीत हार उनके खातिर है जिन्हें किसी से लड़ना है, हम तो मानवता की राही, बस मंजिल तय करना है। साथियों, बड़ी उम्मीद है आप लोग बार बार गलती ना करें। बार बार मैं बोल रहा हूं, हम गलती नहीं करेंगे, गलती करेंगे तो आपकी तरफ से गलती होगी और तब बाद में हम बोलें कि ये समाज के लोग जो है गंदे हैं तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि राजनीति में तमाम लोग, जितने भी जनताएं हैं, आम लोग हैं, ये कहते हैं अरे समाज के नेता बड़े गंदे हैं। अब ये बोलना बंद कर दीजिए। समाज में कुछ ऐसे नेता हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और आपकी सामाजिक शुभचिंतक हैं, तो उनको लेकर के उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, समस्या का समाधान हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा से जब तक आपका मोह भंग नहीं होगा और आपको प्रश्न करना नहीं आएगा, तब तक इस समस्या का समाधान हम भी नहीं कर सकते हैं। हम अपना प्रयास, अपना द बेस्ट देने के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। सब कुछ हमने न्यौछावर कर दिया है, लुटा दिया है समाज के लिए। अब आप नहीं सुधरेंगे तो गलती आपकी है। तमाम हमारे महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन आप नहीं बदले। एक मौका फिर मैं आपको दे रहा हूं, अगर अब भी आप उस रास्ते पर नहीं चले तो विनाश होना आपका भी है, हमारा भी है। तो हम तो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर लेंगे, करने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन जब आपका होगा तो मुझे बहुत दर्द होगा और हम समझेंगे कि हमने अपना द बेस्ट दिया है, लेकिन आपकी मूर्खता की वजह से ये देश का ना उद्धार हुआ है, ना कल्याण हुआ है। और बाद में जब निराशा आती है तो उसके दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि इन विपक्षी धूर्त जो षड्यंत्रकारी लोग हैं इनके साथ हाथ मिला लो, और दूसरा ये कि आराम से चुप होकर के घर के अंदर बैठ जाओ। अगर घर के अंदर हम बैठ जाते हैं ना तो आप कहोगे आरपी मौर्य उठा तो था लेकिन शांत हो गए, तब भी मजा आप लेंगे। और अगर मैं बीजेपी में चला गया, सपा में कहीं दूसरी पार्टी से समझौता कर लिया, तो कहेंगे साला नालायक निकल गया। फिर भी आप जीते हैं, मतलब हर मोमेंट में आप ही जीतोगे। कभी हमारी भी तो सुन लीजिए। तो बहुत सारा गेम खेल लिया पिछले 74-75 सालों से। एक बार हमारी बात मानिए, बीआरपी की सरकार बनाइए, उसके बाद सारी जिम्मेदारी देश की हमारी है। हम लोग हर तरीके से सक्षम हैं करने में, बस आपका साथ, सहयोग और विश्वास बना रहे, यही हमारी दिली इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।